राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में प्रदान किए स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार। सुपर स्वच्छ लीग में शीर्ष पर रहा इंदौर। छोटे शहरों की श्रेणी में करनाल ने हासिल किया तीसरा स्थान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुग्राम में साउथैम्पटन विश्वविद्यालय के कैंपस का किया उद्घाटन। कहा, एनसीआर सहित देश के प्रमुख मेट्रो शहरों में खोले जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज के कैंपस। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आईटीआई, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री वाले बेरोजगार युवा वर्कर कॉन्ट्रैक्टर के रूप में कर सकेंगे कार्य। प्रशिक्षण के बाद पोर्टल पर सूचीबद्ध होंगे युवा। और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा, हरियाणा दिवस पर गुरुग्राम में रखी जाएगी कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला। ग्रीन बेल्ट विकसित करने पर दिया जोर। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 प्रदान किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित रहे। देश भर में स्वच्छता को लेकर बेहतरीन कार्य करने वाले शहरी क्षेत्रों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। इस बार सुपर स्वच्छ लीग की भी शुरुआत की गई, जिसमें पिछले 8 वर्षों से लगातार शीर्ष स्थान प्राप्त कर रहे शहरों को सम्मानित किया गया। इंदौर, सूरत और नवी मुंबई शीर्ष स्थानों पर रहे। इसके अलावा बड़े शहरों की श्रेणी में अहमदाबाद को प्रथम स्थान मिला, जबकि भोपाल व लखनऊ तीसरे स्थान पर रहे। 3 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा के किनारे बसे शहर का पुरस्कार मिला। सबसे स्वच्छ कैंट की श्रेणी में अंबाला 8वें स्थान पर रहा। उधर गोरखपुर को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर के रूप में चुना गया। इस दौरान महाकुंभ में कचरा प्रबंधन को लेकर किए गए कार्यों के लिए प्रयागराज के मेला अधिकारी को भी विशेष सम्मान दिया गया। कुल 43 पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण शहरों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए किए गए प्रयासों को आंकने की एक सफल जरिया है। इस दौरान राष्ट्रपति ने बताया कि उन्होंने भी स्वच्छता से जुड़े कार्यों के साथ अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी। राष्ट्रपति ने स्वच्छता को देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कारों का हिस्सा बताया। स्वच्छता के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के आधुनिक रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल मॉडल हमारी प्राचीन सभ्यता में समाहित रहे हैं। उन्होंने जीरो वेस्ट कॉलोनी के उदाहरण की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों के प्रयासों से 2047 तक सबसे स्वच्छ देशों में से एक भारत बनेगा। मजबूत बनाने में सर्कुलर इकोनॉमी के मूल संविधान तथा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल की प्रणालियों भी हमारी प्राचीन जीवन शैली के आधुनिक और व्यापक स्वरूप है। प्राचीन साहित्य तथा ऐतिहासिक ग्रंथों में अयोध्या, उदी, पटलिपुत्र हमारे राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के अग्रिम पंक्ति के योद्धा है। स्वच्छता के क्षेत्र में सुपर स्वच्छ लीग में शामिल करने की नई पहल की मैं प्रशंसा करती हूँ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने स्वच्छता रैंकिंग से सीखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया है। कुछ शहरों के साथ शुरू हुआ यह सर्वेक्षण आज बृहद रूप ले चुका है। उन्होंने बताया कि सभी श्रेणियों में टॉप पर रहने वाले शहर खराब प्रदर्शन करने वाले शहरों को चुनकर उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अब जरूरत है सबको साथ लेकर चलने की। इस मौके पर उन्होंने एक्सीलरेटेड डंप साइट रिमेडिएशन कार्यक्रम की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 15 अगस्त से शुरू होने वाला 1 साल का यह कार्यक्रम कचरे के शीघ्र ही निपटान करते हुए शहरी क्षेत्रों में स्थान को मुक्त करने में अहम भूमिका अदा करेगा। सबको साथ लेकर चलने की अर्थात अंत्योदय की, हम आगे रहे प्रथम आए, ये इच्छा है, अच्छा है। हम आगे रहे प्रथम आए, ये इच्छा भी है और अच्छा भी है। लेकिन जो पीछे रह गए हैं उन्हें भी आगे लाने में हम अपना सहयोग दें। इस प्रकार मंत्रालय की ओर से इस वर्ष हम एक नई पहल स्वच्छ सिटी पार्टनरशिप की शुरुआत कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में बेस्ट परफॉर्मिंग शहर अपने राज्य में लो प्रदर्शन करने वाले शहरों का मार्गदर्शन करेंगे, जिसकी घोषणा आज हम इस मंच से कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में जितने भी अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहर हैं वह सब अपने राज्य में
एक एक औसत प्रदर्शन करने वाले शहर को अडॉप्ट करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे और बेहतरीन शहर बनने के लिए उसका हाथ थामेंगे। इसके तहत 75 गुड परफॉर्मिंग शहर, 75 लो परफॉर्मिंग शहरों को चुनेंगे। जिस तरह ईच वन टीच वन कहा जाता है, हमारा मंत्र है ईच वन क्लीन वन। स्वच्छ सर्वेक्षण में करनाल को 50,000 से 3 लाख जनसंख्या की सुपर स्वच्छ शहर श्रेणी में तीसरा स्थान मिला है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करनाल को यह पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इस अवसर पर महापौर रेणु बाला व नगर निगम आयुक्त भी मौजूद रही। अब करनाल राष्ट्रपति से यह सम्मान पाने वाला प्रदेश का पहला शहर बन गया है। सोनीपत को भी स्वच्छता के लिए मिनिस्ट्रियल स्टार अवार्ड प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पूरे प्रदेश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। यह प्रदेश में स्वच्छता आंदोलन की एक नई यात्रा की शुरुआत है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान में हरियाणा की सक्रिय भागीदारी का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में प्रदेश सरकार स्वच्छता के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगी। प्रदेश में करनाल और सोनीपत के बाद पानीपत, फतेहाबाद और रोहतक को सबसे स्वच्छ शहर आंका गया। करनाल को कूड़ा मुक्त शहर में 3 स्टार रेटिंग मिली है। साथ ही वाटर प्लस का भी स्टेटस हासिल हुआ है। करनाल की इस उपलब्धि से शहरवासियों में खुशी का माहौल है। लोगों ने कहा कि करनाल एक साफ सुथरा शहर है, लेकिन बढ़ती हुई आबादी के कारण शहर में स्वच्छता को लेकर चुनौतियां रहती है। नागरिकों ने कहा कि शहर को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हर नागरिक अपने आसपास सफाई रखेगा, तभी हमारा शहर स्वच्छ व सुंदर बनेगा। उन्होंने कहा कि सरकार और नगर निगम द्वारा शहर में साफ सफाई के लिए बेहतर प्रबंध किए गए हैं और घर घर से कूड़ा उठाया जा रहा है। यह करनाल के लिए गर्व की बात है। हम इस स्थान को बनाए रखने के साथ साथ अपने रैंक को बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। देखना चाह रहे हैं करनाल को भी। करनाल बहुत बढ़िया सफाई कर रहे हैं करनाल में, और ऑल द बेस्ट जो कि हमारे सफाई कर्मचारी हैं और जो हमारी रेणु बाला मेयर है करनाल से, वो भी मतलब बहुत अच्छा ध्यान दे रही है। तो हम यही कहना चाहेंगे भी 15 शहरों में करनाल का नाम आया है, बहुत खुशी है जी। सर ये करनाल में जब तीसरा स्थान हासिल हुआ है करनाल को सफाई के मामले में, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस बारे में, क्योंकि हमारा शहर अब मतलब 3rd नंबर पे है। तो इससे सभी लोगों को सफाई के मामले में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे शहर में कचरा वगैरह, अब शहर में सफाइयाँ वगैरह मिल सकती है। मतलब इस मामले में राष्ट्रपति ने भी हमारा करनाल जिले का मतलब सम्मान किया है। नगर निगम के अधिकारियों ने मिलकर सहयोग दिया है। करनाल को तीसरा स्थान मिला है, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। करनाल वासियों के लिए, सभी करनाल वासियों को बहुत बहुत बधाई इसके लिए, और ख़ासकर रेणु बाला गुप्ता जी को, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। करनाल का नाम देश के स्तर पे छा रहा है, करनाल का गौरव बढ़ता जा रहा है इससे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ कल गुरुग्राम में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के कैंपस का उद्घाटन किया। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के पूर्ण परिसर का राज्य में शुरू होना शिक्षा के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन की सार्थक साझेदारी का प्रमाण है। अब स्थानीय विद्यार्थियों को देश में वैश्विक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और उन्हें विदेश नहीं जाना पड़ेगा। अभी इस कैंपस में बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स के 4 स्नातक और 2 पीजी पाठ्यक्रम उपलब्ध रहेंगे। इस मौके पर संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए और युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वैश्विक स्तर की 14 प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज को भारत में अपने पूर्ण कैंपस स्थापित करने की अनुमति दी है। इनमें से 3 यूनिवर्सिटीज में शैक्षणिक सत्र आरंभ हो चुका है। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि देश में आने वाली इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटीज को एनसीआर सहित देश की प्रमुख मेट्रो सिटीज में खोला जाएगा, ताकि देश के अधिक से अधिक युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने आह्वान किया कि विश्व बंधु बनकर एक साथ जीवन में सभी आगे बढ़े। पहले सितंबर तक उनकी क्लासेस भी शुरू हो जाएगा। यूएस क्यूएस रैंकिंग में 100 के अंदर रहने वाला ये इंस्टीट्यूशन निश्चित रूप में भारत की शिक्षा प्रणाली में और मददगार होगी। ये आज हमारी देश में पहले 2 फॉरेन यूनिवर्सिटी गुजरात की
गिफ्ट सिटी में पढ़ाई करवा रहे हैं। इस साल से यहाँ से पढ़ाई साउथहैम्पटन से शुरू होगी और इसको मिला के हमने और 14 फॉरेन यूनिवर्सिटी को देश की विभिन्न जगह पे अपने कैंपस खुलने का अनुमति दिया है, नहीं तो देने की प्रक्रिया में है। निश्चित रूप में इस प्रकार की इंस्टीट्यूशन भारत की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती करेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय कैंपस की स्थापना भारत में उच्च शिक्षा के मानकों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सशक्त माध्यम है। आज हरियाणा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता के साथ विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। उन्होंने खुशी जताई कि विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से एक आज हरियाणा के गुरुग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। यह भारत और इंग्लैंड के बीच शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज का दिन शिक्षा परिदृश्य में स्वर्णिम अध्याय जोड़ने वाला है, क्योंकि यह केवल एक विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन नहीं है, बल्कि युवाओं के सपनों और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। पूरे देश के युवा और विदेश से भी युवा, उनको एक यूनिवर्सिटी जो पूरे विश्व के अंदर जो ग्रेडिंग के उस पे है, 100 ग्रेडिंग के ऊपर है, उसका ये कैंपस यहाँ पर खुला है साउथहैम्पटन का। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सोच थी कि हमारा जो युवा है वो युवा पढ़ने के लिए बाहर जाता है, उसको उन सुविधाओं से हमारे देश में ही वो शिक्षा मिले, उसको लेकर के साउथहैम्पटन ये पहला इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ खुला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की नई शिक्षा नीति के तहत पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को भारत में एक पूर्ण परिसर स्थापित करने के लिए यूजीसी द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दूरदर्शिता का प्रत्यक्ष प्रमाण होने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर भी माहित है। उन्होंने बताया कि यह परिसर देश की युवा शक्ति के लिए अवसरों का एक नया द्वार खोल रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिलने वाली डिग्री वैश्विक स्तर पर मान्य होगी। इस कैंपस में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इंग्लैंड में एक सेमेस्टर या एक साल के लिए अध्ययन करने का विकल्प भी मिलेगा। नायब सिंह सैनी ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन का यह परिसर हरियाणा को शिक्षा का वैश्विक हब बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य हरियाणा को एक ऐसा कौशल हब बनाना है जहां हमारे युवा न केवल रोजगार पाने वाले हो, बल्कि रोजगार देने वाले बने। यूनिवर्सिटी को भारत में एक पूर्ण परिसर स्थापित करने के लिए यूजी से भी मान्यता मिली है। यह यूनिवर्सिटी भारत के उच्च शिक्षा के मानकों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में ये सहायक होगी। मुझे ये भी खुशी है कि यह परिसर आज आपके लिए अवसरों का एक नया द्वार खोल रहा है। जैसा इस यूनिवर्सिटी में आपको इंग्लैंड जैसी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और अनुभव मिलेगा, हम सबको ये खुशी भी है कि आपको वहीं प्रतिष्ठित डिग्री भी प्राप्त होगी जो वैश्विक स्तर पर मान्यता होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आईटीआई, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री वाले बेरोजगार शिक्षित युवा वर्कर कॉन्ट्रैक्टर के रूप में कार्य कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके सक्षम बनाने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। वे आज यहां हरियाणा इंजीनियरिंग वर्कर्स पोर्टल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना के तहत प्रशिक्षण पूरा करने के बाद इन युवाओं को इंजीनियरिंग वर्कर्स पोर्टल पर सूचीबद्ध किया जाएगा। यह योजना युवाओं को अपने क्षेत्र में कैरियर के नए अवसर प्रदान करेगी, जिससे उनके पेशेवर विकास को बढ़ावा मिलेगा और उद्यमशीलता के बेहतर रास्ते भी खुलेंगे। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल में निर्धारित 90
दिवसीय प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवा पोर्टल पर सूचीबद्ध होने के लिए पात्र होंगे। ठेकेदारों की पंजीकरण प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बाधा मुक्त अनुभव सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल पर एक स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया परिभाषित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि एक बार अपेक्षित दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर दिए जाने के बाद ठेकेदारों को आगे की प्रक्रिया के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता न हो। उन्होंने संबंधित सभी विभागों को ऑनलाइन माध्यम से ठेकेदारों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि कार्य प्रगति की समीक्षा के लिए HEWP पोर्टल पर एक प्रावधान जोड़ा जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसी भी विकास कार्य या परियोजना के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय पर्याप्त बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव महेंद्रगढ़ के अपने 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने आज नारनौल पहुंचकर नसीबपुर में बने शहीद राव तुलाराम स्मारक पर उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने नारनौल के कोरियावास में बन रहे मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इसी वर्ष मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई के लिए क्लासें शुरू कर दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि कॉलेज में रिक्त पदों को भरने के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा कार्यवाही शुरू कर दी है। जल्दी नियुक्तियां होने पर काम शुरू हो जाएगा। उनका प्रयास है कि अगर स्थायी तौर पर नियुक्तियों में देरी हो रही है तो ऐसे में डॉक्टरों को संविदा पर यहां लगाया जाएगा। जिन डॉक्टरों को संविदा बेस पर नियुक्ति दी जाएगी वो स्थायी तौर पर भी नियुक्ति के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसका अस्पताल विंग और इसका एकेडमिक ब्लॉक दोनों तैयार हैं पूरी तरह, और रेजिडेंशियल आधा तैयार है, रहने लायक है। बच्चों को एकेडमिक पहला साल शुरू करने लायक हो गया है बिल्कुल बिल्डिंग के हिसाब से। अगर हम पहला साल शुरू करना चाहते हैं यहाँ पे तो हमारी पूरी कोशिश रही है कि कॉन्ट्रैक्ट पे हम डॉक्टर यहाँ पे ले आए। और ये बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स यहाँ पे आएंगे वो फिर रेगुलर डॉक्टर्स की पोजीशन पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर वो आना चाहते हैं, मैं बस सबसे गुजारिश करूंगी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स यहाँ पे आए फिर आप अप्लाई करें रेगुलर बनने की, और अगर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड चूज कर लेता है तो आपका जॉब रेगुलराइज हो जाएगा। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने हरियाणा राज्य औद्योगिक व अवसंरचना विकास निगम के अधिकारियों को निगम के मूल उद्देश्यों पर केंद्रित कार्यों को करने के निर्देश दिए हैं। निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि निगम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा भूमि भागीदारी नीति 2022 के तहत किसानों और ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा कि उनकी दी गई आधी भूमि को विकसित कर भू मालिकों को हिस्सेदार बनाया जाए। उन्होंने द्वारका एक्सप्रेस के आसपास कन्वेंशन सेंटर बनाए जाने की बात करते हुए कहा कि गुरुग्राम के सेक्टर 65 में नगर निगम की भूमि को चिन्हित करके आगामी 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के अवसर पर कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखी जाए। कैबिनेट मंत्री ने हरित हरियाणा अभियान के तहत ग्रीन बेल्ट विकसित करने पर बल देते हुए कहा कि ग्रीन बेल्ट के साथ बने फुटपाथ पर टाइल न लगाए जाए जिससे प्राकृतिक जल संचयन में कोई बाधा न आए। उन्होंने 135 किलोमीटर लंबे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस के रखरखाव व सौंदर्यकरण के लिए विशेष कार्य योजना बनाने की हिदायत दी। साथ ही KMP के दोनों ओर बड़ी स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाने के साथ साथ 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर सौर ऊर्जा चालित पंपों की भी स्थापना के निर्देश दिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली आज जम्मू से रेल यात्रा करके अंबाला छावनी पहुंचे। स्टेशन पर पत्रकारों के इनेलो नेता अभय चौटाला को मिली धमकी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, फिर भी बाहर से जो इस तरह की धमकी देते हैं उन पर शिकंजा कसा जाएगा, उनको जल्द ही पकड़ने का प्रयास भी किया जाएगा। पार्टी के संगठन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि संगठन पर्व चल रहा है और हम जल्दी ही इसे पूरा करने वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम पर उन्होंने बताया कि कार्यक्रम सुनने में हरियाणा नंबर 1 स्थान पर रहा है और 242 बूथ बचे हैं। आशा है कि 100% बूथ पर मन की बात सुनी जाएगी। कड़ा शिकंजा कसा जाएगा और
उनको जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास है। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चला है और इसमें बहुत जल्दी हमारा जिलों तक का गठन हुआ है और बहुत जल्दी इसको हम पूरा करने वाले हैं। हरियाणा 1 नंबर पर पूरे देश में रहा है और 242 बूथ बचे हैं। 20,629 टोटल बूथ है। अब की बार प्रयास है कि 100% मोदी जी की मन की बात को सुना जाए और अपलोड भी किया जाए। हिसार में हाल ही में देर रात तक डीजे बजने को लेकर पुलिस के साथ हुए टकराव और पथराव की घटना को लेकर आज पुलिस ने प्रेस वार्ता कर घटना की जानकारी दी। इस दौरान हिसार मंडल के एडीजीपी के राव ने बताया कि 7 जुलाई को जन्मदिन की पार्टी में रात 11 बजे के बाद तक डीजे बजाने पर मना करने पर लोगों ने पथराव कर 5 पुलिस कर्मचारियों को घायल कर दिया। पुलिस कर्मचारियों के मोबाइल फोन भी छीन लिए गए। उन्होंने बताया कि इस मामले में 10 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ अन्य लोगों की भी पहचान हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस पर पथराव कर रहे लोगों में से गणेश नाम के व्यक्ति की छत से नीचे गिरने से मौत हो गई थी। पुलिस पर पथराव कर रहे अन्य लोगों ने अपने बयान में स्वयं कहा है कि वे छत से गिरने से घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने पीड़ित परिवार को भड़काने का भी काम किया है। इसे लेकर मृतक का पोस्टमार्टम करवाते समय वीडियोग्राफी भी करवाई गई है ताकि सच्चाई सामने आए। उन्होंने बताया कि इस मामले में हिसार एसपी ने एसआईटी गठित की है जो जांच पड़ताल कर रही है। के 7 तारीख को रात को करीब 11:30 बजे डीजे के साथ बर्थडे मनाया जा रहा था, जिसमें 5-7 क्रिमिनल्स भी थे। 11:30 बजे के आसपास हमारी पुलिस पार्टी जो वहां से गुजर रही थी, उन्होंने उनको मना किया तो जीप के अंदर उनके माइक वगैरह रखने की उन्होंने कोशिश की, जिनके साथ हाथापाई की। पुलिस वालों के ऊपर गंडासी, दूसरे हथियारों से पथराव, बड़ा भारी पथराव किया। उसके दौरान एक बच्चा गणेश जो कि ऊपर से पथराव हो रहा था, उसके साथ 2-3 लड़के और भी खड़े थे, वो भगदड़ के अंदर किसी तरह से छत से गिर गया और वो एक्सपायर हो गया। हम लोगों ने उसी टाइम उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड की। उसके फादर के सिग्नेचर हैं उस स्टेटमेंट पे। उसने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे हम छत से कूद रहे थे, वो दीवार छोटी थी, वो नीचे गिर गया, उसके बाद मैं गिर गया। उसके बावजूद लोगों के जो पीड़ित परिवार है उनको भड़काने का काम कई लोगों ने किया, लेकिन पुलिस हमेशा एक निष्पक्ष काम करती है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज हमें गर्व की बात है कि देश में अन्न के भंडार भर रहे हैं। हम गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वे कल नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 97वें स्थापना दिवस पर संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना चावल है कि रखने की भी जगह नहीं है। हमने इस साल रिकॉर्ड उत्पादन किया है। हरित क्रांति ने देश की दिशा बदल दी, लेकिन उसके मुकाबले पिछले 10 से 11 सालों में 2.5 से 3 गुना ज्यादा उत्पादन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि नकली उर्वरकों को हटाने के लिए हम सीड एक्ट और पेस्टिसाइड एक्ट भी बना रहे हैं, जिससे कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान रहेगा। हमारी उपलब्धियां बड़ी है। वो दिन याद दिला रहे थे देवेश जी या एमएल जाट जी, जब हम PL 480 खाते थे, लाल गेहूं। सोचिए, हमारी निर्भरता दुनिया के बाकी देशों पर थी। कभी हमारे प्रधानमंत्री, परम पूज्य प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को कहना पड़ा था कि सप्ताह में 1 दिन व्रत रखो। सच्चाई थी उस समय की। लेकिन आज मुझे गर्व है कृषि मंत्री के रूप में, आज देश के अन्न के भंडार भरे हैं। हम गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक में चिंता थी तो यह थी कि चावल रखे कहां, रखने की जगह नहीं है। इस पर चर्चा हो रही थी। स्टोरेज, हमने रिकॉर्ड उत्पादन इस साल भी किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अब मृत लोगों के आधार नंबर बंद कर रहा है ताकि उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल ना हो सके। इस काम को आसान बनाने के लिए 9 जून 2025 को माय आधार पोर्टल पर एक नई सेवा परिवार के सदस्य की मृत्यु की सूचना
शुरू की गई थी। इस सेवा के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के मृत सदस्य की जानकारी देकर उनका आधार नंबर बंद करवाने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए उन्हें अपनी पहचान साबित करनी होगी और मृत व्यक्ति का आधार नंबर, मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य विवरण भी देने होंगे। यह सुविधा फिलहाल 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुकी है। बाकी राज्यों में भी जल्द ही शुरू होने की तैयारी है। इसके अलावा UIDAI ने भारत के महापंजीयक से आधार नंबरों से जुड़े मृत्यु रिकॉर्ड को साझा करने का अनुरोध किया था। UIDAI के अनुरोध पर अब तक 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के माध्यम से लगभग 1.5 करोड़ मृत्यु रिकॉर्ड दिए गए हैं। उचित सत्यापन के बाद करीब 1.17 करोड़ आधार नंबरों को निष्क्रिय कर दिया गया है। गैर CRS राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी इसी तरह की प्रक्रिया जारी है। अब तक लगभग 6 से 7 लाख मृत्यु रिकॉर्ड मिल चुके हैं और उन्हें निष्क्रिय करने की प्रक्रिया चल रही है। UIDAI मृतक आधार संख्या धारकों की पहचान करने में राज्य सरकारों की सहायता भी ले रहा है। एक पायलट परियोजना के तहत 100 साल से अधिक आयु वाले आधार धारकों का डेमोग्राफिक डेटा राज्यों को भेजा जा रहा है ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि आधार धारक जीवित है या नहीं। रिपोर्ट प्राप्त होने पर ऐसे आधार नंबर को निष्क्रिय करने से पहले जरूरी सत्यापन किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक हर महीने आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक आवश्यकता के हिसाब से बुलाई जाएगी। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि समिति की बैठक न होने के कारण किसी भी वित्तीय आवंटन में देरी नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी किए गए एक पत्र में कहा गया है कि यदि किसी महीने में अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता नहीं कर पाते तो उस माह के अंतिम कार्य दिवस को जिला उपायुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे ताकि लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समय से निवारण किया जा सके। यमुनानगर के जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कावड़ यात्रा मार्ग का दौरा कर निरीक्षण किया। यमुनानगर प्रदेश का ऐसा पहला जिला है जहां से कावड़ यात्री उत्तर प्रदेश से प्रवेश करते हैं और यहीं से अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। यहां भारी संख्या में कावड़ियों का आना शुरू हो गया है। इस दौरान जिला उपायुक्त ने व्यवस्था का जायजा लेते हुए कावड़ यात्रा शिविर में कावड़ियों से बातचीत की और उन्हें मिल रही सुविधाओं की भी जानकारी ली। उन्होंने SDM को निर्देश देते हुए कहा कि जिन मार्गों से कावड़ यात्री पर आ जा रहे हैं उन मार्गों पर लाइट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए और गड्ढों को ठीक किया जाए। उन्होंने बताया कि कावड़ यात्रा 23 जुलाई तक जिले के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरेगी। कावड़ियों के लिए आने जाने वाले मार्गों पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है तथा कावड़ यात्रा के दौरान पुलिस विभाग पूरी तरह से सतर्क रहेगा। प्रशासन किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था एवं शांति भंग नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि जिले के कावड़ियों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि उनके पास आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र अवश्य होना चाहिए। जो है फील्ड जो है दौरा किया गया, कई शिविर भी जो हमने देखे और जो हमारे कावड़ लेके जाने वाले साथी थे उनसे भी हमने जो है बातचीत करी है और जो इश्यूज़ कई जगह पे आ रहे थे उनको जो है संबंधित विभाग को जो निर्देश दिए कि उसको तुरंत जो है उसका निस्तारण करें और ताकि जो है जो कावड़ियों को जो है किसी तरह से कष्ट या फिर कोई असुविधा ना हो। कि इसमें जो अलग अलग विभाग जो अलग अलग व्यवस्था देख रहे हैं, पुलिस जो है वो सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट उस पर जो है ध्यान रख रही है। हमारे जो PWD NH के जो सड़कें हैं उसको लेकर भी जो है वो उसके रख रखाव के लिए और बीच में जैसे बारिश हो रही है उससे रोड भी डैमेज हो रहे हैं तो उसके लिए जो टेम्परेरी मेजर्स है वो जो है संबंधित विभाग ले रहा है। इसके अलावा जो है कुछ पॉइंट पे जो है लाइट लगने की समस्या जो थी उसको लेकर भी जो है कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभाग को बोल दिया गया है। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।